एक्सरे में और ऑप्टिकल में, वो खत्म कर दिया था। उसके बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम तो वही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसको अपन यूनिट लिख लेते हैं, फिर बताते हैं थोड़ा सा बेसिक, फिर डेरिवेशन पे आते हैं सीधे। तो यूनिट का नाम है आपका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इसमें बेसिक में क्या पढ़ना है आपको, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ, फिर एक एक से वन बाय वन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब भी कोई इमिटिंग सब्सटेंस, अभी आप सुनते जाना, फिर मैं बताऊंगा वन बाय वन, तो डिटेल में बताना ही है मुझे। जब कोई इमिटिंग सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। जब कोई इमिटिंग सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा में कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रखना कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा जब आप स्टडी करोगे, अभी मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, होता क्या है। अभी केवल थोड़ा सा बेसिक जल्दी से सुन लें। तो जब भी कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को बैंड स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से मेन मेन प्रॉपर्टी आप याद रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आपको मिलता है, वो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो आपको बैंड की फॉर्म में मिलता है। बैंड का मतलब होता है पहले एक मिलेगा, फिर दूसरा उसी से लगा होगा, तीसरा उसी से लगा रहेगा। वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको, पहले प्रॉपर्टी याद कर लो। एक बैंड की फॉर्म में मिलता है, बैंड की फॉर्म का मतलब होता है एक मिलेगा आपको, फिर दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, इस टाइप से। बच्चों जो भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा वो आपको वेवलेंथ के हिसाब से भी देखने को मिलता है कई बार। जिधर आपको, जैसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में कई सारी लाइंस भी देखने को मिलती हैं, और जहां पर वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है तो लाइन जो रहती है वो क्राउडेड रहती है, और जहां पर वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है वहां लाइन आपकी वीकर रहती है, दूर दूर रहती है, ऐसा बोल सकती है। और ये बैंड की फॉर्म में रहता है, यानी बैंड सिस्टम भी बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी थी, कुछ एक दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की। आणविक वर्णक्रम क्या होता है, जब कोई पदार्थ आणविक अवस्था में रहता है तो उसको आणविक वर्णक्रम कहा जाता है। जब कोई पदार्थ आणविक अवस्था में रहता है तो उसको आणविक वर्णक्रम कहा जाता है। और आणविक वर्णक्रम को हम बैंड वर्णक्रम भी कहते हैं। और इसके कुछ गुण हैं आपके। एक तो ये होता है कि आणविक वर्णक्रम जो रहता है वो एक बैंड निकाय बनाता है। बैंड निकाय का मतलब होता है एक बैंड के पीछे दूसरा बैंड लगा होगा और दूसरे बैंड के पीछे तीसरा बैंड लगा होगा। आणविक वर्णक्रम में कई सारी रेखाएं देखने को मिलती हैं। जहां पर तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होता है वहां रेखाएं घनी होती हैं, और जहां तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है वहां रेखाएं आपकी क्या होती है, विरल होती है, दूर दूर होती है। तो ये रहा आणविक वर्णक्रम। अब देखो मालूम है, कई बच्चे सोच भी रहे होंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता क्या। बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, जब भी कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। अब मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब होता है या तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा हो, जैसे हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है तब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो जो एनर्जी को निकाल रहा है, या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी को लेता हुआ जा रहा है। तो वो होती है आपकी क्या, मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर स्टेट में बच्चों तीन टाइप की स्टेट होती है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे तक आया या नीचे से ऊपर तक गया ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में जब मोशन करता है, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जैसे मान लो कई सारे लेवल्स हैं एनर्जी के, कई सारे एनर्जी के लेवल है, मान लो नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया, तो वो आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम वहां पर देखने को मिल जाएगा। उसमें कई सारी लाइंस देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बोर का एटॉमिक मॉडल बताया था, बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से मान लो लोअर ऑर्बिट में हो रहा है, तो आपको कई सारी लाइन देखने को मिलती थी। और लाइन का जो रहता था, क्या हुआ, लाइन का जो रहता है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहता है। पहले मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से सपोज करो, सॉरी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आई, थर्ड से फर्स्ट में आई,
तो जो भी है, जो भी जिस टाइप से आपको लाइन मिलेंगी या सीरीज देखने को मिलती थी, उन्हीं को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा। ये 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। एक बार फिर से सुन लो एक एक से। जब कोई पदार्थ आणविक अवस्था में रहता है तो उसको आणविक वर्णक्रम कहा जाता है। जब कोई पदार्थ आणविक अवस्था में रहता है तो उसको आणविक वर्णक्रम कहा जाता है। The emitting substance is in molecular state is called molecular spectra. There are 3 type. There are 3 type. अरे फर्स्ट पेपर ही चल रहा है, फर्स्ट पेपर ही चल रहा है। There are 3 type. फर्स्ट नंबर, पहला, 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में। एक होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को घूर्णन वर्णक्रम भी बोलते हैं, या घूर्णन स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं कभी कभार। जैसे मान लो कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट में, कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट में, दूसरा उसके नीचे रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट में, तीसरा और कर रहा है। जैसे कि ये कई सारे पार्टिकल हैं जो किसी एक्सिस के अबाउट में, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट करते करते मान लो उन्होंने क्या किया, एनर्जी का लॉस किया या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच गए। तो बच्चों वहां पर जो स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। अभी डिटेल में स्टडी करना है, बस थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ मैं आपको। कोई पार्टिकल रोटेट करता है, रोटेट करते समय वो एनर्जी का लॉस करता है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वहां पर देखने को मिलता है आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा, घूर्णन वर्णक्रम। उसी को स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जब कोई कण, जब कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है, कुछ भी बोल दो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अक्ष के प्रति घूम रहा है, जब कोई कण किसी अक्ष के प्रति घूम रहा है, तो घूम रहा है तो उस टाइम पर वो कितनी ऊर्जा को व्यय करके नीचे वाले में आता है या कितनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके ऊपर वाले में पहुंच जाता है, ऊपर वाले में पहुंच जाता है, तो वहां पर प्राप्त होता है उसको घूर्णन वर्णक्रम। वहां पर जो वर्णक्रम होता है वो होता है घूर्णन वर्णक्रम। और आपको फिक्स फिक्स बता देता हूँ, घूर्णन अगर वर्णक्रम कोई कण कर रहा है तो वो मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचा या यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो मैक्सिमम इतनी एनर्जी 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके या उत्सर्जित करके आप अपना घूर्णन वर्णक्रम कर सकता है, कर सकता है। इतनी अधिकतम ऊर्जा उसमें उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है और वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को बच्चों जब एक्सप्रेस करता है, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्सिमम 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या करेगा, इमिट करेगा, मैक्सिमम इतनी। ऐसे ही, ऐसे ही होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। सर जब घूमता वाइब्रेशनल, रहता है सर इलेक्ट्रॉन, तो सर वो तो एनर्जी का सर ना तो देता है ना लेता, वो तो उससे घूमता है ना, अब केंद्रीय बल वगैरह से, नाभिकीय बल से। फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन मोशन में होता है, वाइब्रेट करता है, तो वहां पर जो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, वहां पर जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो होगी आपकी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या फिर इमिट करके, एब्जॉर्ब करके या इमिट करके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को एक्सप्रेस कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई कण काल्पनिक वर्णक्रम को व्यक्त करता है, काल्पनिक वर्णक्रम को प्रदर्शित करता है, तो उस टाइम पर वो अधिकतम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को लेके काल्पनिक वर्णक्रम को व्यक्त कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड होता है, ये होता है रोटेशनल, ये होता है वाइब्रेशनल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो वो वहां पर मैक्सिमम 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है
और इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करके वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी कण को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को अधिकतम 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो उसको अवशोषित करना पड़ता है, हो सकता है उत्सर्जित करना पड़े इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम को प्रदर्शित करने के लिए। ये जो मिलता है आपका पहला वाला रोटेशनल, वो मिलता है आपका विजिबल रीजन में, विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट यूवी। ये मिलता है दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में या फिर पराबैंगनी क्षेत्र में। और ये मिलता है आपका इंफ्रारेड रीजन में, अवरक्त क्षेत्र में। और ये मिलता है फार इंफ्रारेड रीजन, दूर अवरक्त क्षेत्र में, फार इंफ्रारेड रीजन। एक सेकेंड, एनर्जी ये उल्टा हो गया। ये मिलता है फार इंफ्रारेड रीजन में, ये इंफ्रारेड और ये विजिबल। एनर्जी ज्यादा है ना, तो वेवलेंथ कम होगी, विजिबल या फिर इसका अल्ट्रावायलेट, एनर्जी ज्यादा है इसलिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वन बाई वन। फिर डिटेल में पढ़ने के बाद फिर आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं वन बाई वन। अभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ 5 मिनट और जल्दी से, फिर एक एक से बताऊंगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको स्पेक्ट्रा की, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की। जब भी कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब होता है कि वो रोटेशनल कर रहा हो मोशन, वाइब्रेशन कर रहा हो, या फिर ट्रांजिशन कर रहा हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या इलेक्ट्रॉनिक मोशन बोलते हैं उसको। तो वो होता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जब भी कोई पदार्थ आणविक अवस्था में होता है, आणविक अवस्था का मतलब होता है या तो वो घूर्णन कर रहा हो, या फिर कंपन कर रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में हो। इलेक्ट्रॉनिक अवस्था का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं उसमें, अब विविक्त ऊर्जा स्तर रहते हैं। तो वहां पर बोलता है, उसको बोलते हैं क्या आप, आणविक वर्णक्रम। ये 3 टाइप के होते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करना है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी पार्टिकल को, तो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या इमिट करके आसानी से रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर सकता है। या कोई पार्टिकल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कर रहा है, तो वहां पर कोई पार्टिकल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कर रहा है, तो वहां पर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इतनी एनर्जी इमिट होती है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कर रहा है तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर इमिट होगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कर रहा है तो इतनी एनर्जी 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। घूर्णन वर्णक्रम में इतनी ऊर्जा अधिकतम उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। काल्पनिक में इतनी ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, और इलेक्ट्रॉनिक में इतनी होती है। ये विजिबल रीजन में मिलता है, आपका दृश्य प्रकाश क्षेत्र में मिलता है, या अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र में मिलता है। ये इंफ्रारेड मतलब अवरक्त में मिलेगा, ये दूर अवरक्त में मिलेगा। अब बताते हैं एक एक से। ये तो बेसिक था, इसमें आप एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगी, टाइम पास था ये तो। इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आता है। अब सुनना ध्यान से। पहला है रोटेशनल। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मतलब ये नहीं कि यही आ जाए। घूर्णन वर्णक्रम, बच्चों ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है, वो कभी कभार क्या, हमेशा इसी नाम से आता है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के नाम से आता है, शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम के नाम से आता है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डेरिवेशन सब कुछ मिल जाएगा। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पर एटम केवल रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे। कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। अब सुनो ध्यान से। कौन सा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पर केवल कौन सा मोशन हो रहा, रोटेशनल मोशन। शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम का मतलब होता है यहाँ पर केवल घूर्णन गति हो रही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं आपके, एक होता है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर
और एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर। एक होता है होमोन्यूक्लियर और एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर। इसको बोलते हैं असमांगी नाभिकीय द्विपरमाणविक अणु। पूरा बहुत बड़ा है। नाभिकीय असमांगी द्विपरमाणविक अणु, और ये होता है समांगी हो जाता है बस। ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके सेम एटम से बने होते हैं। मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, द्विपरमाणविक अणु की बात कर रहा हूँ, दो अणुओं की बात कर रहा हूँ, द्विपरमाणविक अणु की बात कर रहा हूँ। उसमें भी दो टाइप होते हैं, होमो और हेट्रो। क्योंकि जब भी आपको मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हमेशा दो एटम की जरूरत पड़ती है, हमेशा दो परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप यहाँ पर केवल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, आपको जो मॉलिक्यूल लेना है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल लेना है। क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ही एग्जाम में पूछता है। किसके लिए पूछता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो बच्चों डायटोमिक मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो और हेट्रो। होमो कौन से होते हैं? जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं वो आपके हेट्रो के अंदर आते हैं। जैसे मैंने कहा सेम एटम से N2 है, O2 है, H2 है, एक्सेट्रा। और अलग अलग एटम से मतलब जैसे HCl है, HBr है, कुछ भी ले लो, HI है, ये सब आपके हेट्रो में आ जाएंगे। समांगी परमाणु कौन से होते हैं? समांगी नाभिकीय द्विपरमाणु अणु कौन से होते हैं? जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया N2, O2, H2। और असमांगी नाभिकीय द्विपरमाणु अणु कौन से होते हैं? जो अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं, HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। अब मैं आपको दोनों के बारे में क्यों बता रहा हूँ? दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणविक अणु है, लेकिन प्रॉपर्टी याद रखना, होमो जो होते हैं, जो सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट नहीं करते। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को वही रिप्रेजेंट कर सकता है जिसका डाइपोल मोमेंट हो। उसका भी रीजन है, बताऊंगा अभी। जिसका डाइपोल मोमेंट होता है वही आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर सकता है। वन बाई वन पढ़ रहे हैं अभी। HCl, HBr, HI जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है वो उनका डाइपोल मोमेंट रहता है और वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए बुकों में केवल इसके बारे में लिखा रहता है, HCl, HBr, HI के बारे में ये नहीं लिखा रहता है। उसका रीजन यही है कि वो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसीलिए वो उनका एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसीलिए वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त करने के लिए हमें यहाँ पर दो परमाणु दिए गए हैं, एक समांगी और एक असमांगी। समांगी परमाणु जो होते हैं वो उनका कोई भी आघूर्ण नहीं होता है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, उनका कोणीय संवेग नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं। उनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, इसीलिए वो कभी भी घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त नहीं करेंगे। और अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो द्विपरमाणविक अणु बनता है, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो द्विपरमाणविक अणु बनता है वो आपका घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? इसकी। इसको तो लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट इनका कितना होता है? सबका जीरो होता है, जो सेम एटम से मिलकर बना होता है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करना है आपको, द्विपरमाणविक अणु की, क्योंकि उसी के लिए ही पूछता है। तो दो टाइप के हो गए, समांगी असमांगी, होमो और हेट्रो। ये वाला इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इसीलिए ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट नहीं करते, घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त नहीं करते। और इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कुछ ना कुछ होता है, सबका अलग अलग। इसलिए ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले ये। दूसरा,
अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा बच्चों होता क्या है वो भी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दो पार्टिकल लिए, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, द्विपरमाणु अणु की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल का मास ले लिया मैंने m1 और दूसरे पार्टिकल का मास ले लिया मैंने m2 और दोनों को एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग से या मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया दोनों को। बच्चों ये किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे, किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं। मान लो वो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस का नाम दे दिया मैंने एक्स वाई, जो भी नाम देना है आपको। इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करते हैं। तो बच्चों जब ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं तो वो ये वहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो वहां पर केवल उसको, वहां पर आपको केवल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, केवल रोटेट करेंगे। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, ये किसी अक्ष के प्रति जब घूर्णन करते हैं तो वहां पर हमें घूर्णन वर्णक्रम देखने को मिलता है। जब ये किसी अक्ष के प्रति घूमते हैं तो वहां पर हमें घूर्णन वर्णक्रम देखने को मिलता है। मान लो वो एक्स वाई अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक्स वाई अक्ष के प्रति घूर्णन वर्णक्रम दोनों के लिए देखने को मिलेगा। मैंने ये मान लिया कि दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, और यहाँ मैंने मान लिया इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है, किस पर, यहाँ पर। इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र मान लिया, सपोज करो यहाँ पर, कहीं भी हो सकता है। उसकी यहाँ से डिस्टेंस r1 है और उसकी यहाँ से डिस्टेंस r2। ये जब भी कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करता है तो वहां पर जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। और जब भी कोई पार्टिकल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वहां पर उसको मिलता है कौन सा स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है देखने को, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेज। ऐसे वाइब्रेशन मोशन करेगा तो वाइब्रेशन। अब जब वो रोटेट करेगा तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को कैसे मिलेगा, इसका डेरिवेशन में कराने के बाद जब एनर्जी लेवल्स आपको बना के दिखाऊंगा तब बताऊंगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे मिल रहा है। अभी याद भी रखते हैं साथ में। तो जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई कण किसी अक्ष के प्रति घूम रहा है, मान लो दो कण घूम रहे हैं ऐसे, तो वहां पर वो कौन सा वर्णक्रम प्रदर्शित करेंगे, घूर्णन वर्णक्रम। मान लिया कि वो इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं, दोनों के मास m1 m2 है, दोनों की सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र से जो दूरी है वो r1 है, दूसरी r2 है। सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल का वो पॉइंट होगा जहां पर इसका और इसका होल ऑफ द मास सिचुएटेड रहेगा, टोटल मास सिचुएटेड रहेगा। दो कणों का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र। तो बच्चों मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r1 ये r2 है, तो फिगर से लिखूंगा r बराबर r1 प्लस r2। फिर उसके बाद आपको मालूम है ये करवा चुका हूँ डेरिवेशन, एक क्वेश्चन डाल दिया फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार क्या बताया था मैंने, रेशियो ऑफ मासेस इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस। रेशियो ऑफ मासेस इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस। मतलब m1 अपॉन m2 इक्वल टू किसके होगा,
R2 बराबर हो जाएगा RM1/M1 प्लस M। सही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, R। यहां से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस R1, यहाँ से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस R2, द्रव्यमान केंद्र की दूरी, जो भी मानना है। फिर बच्चों ये फिगर से लिख दिया, ये डेफिनेशन होती है, मल्टीप्लाई किया, R2 की वैल्यू निकाल के इधर रख दिया, ये दोनों की वैल्यू आने के बाद आप जब ये रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, ये दोनों पार्टिकल जब रोटेट करेंगे इसके अबाउट, तो जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है किसी एक्सिस के अबाउट में, तो वहां पर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या जनरेट हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी कोई कण किसी एक्स के ऊपर घूर्णन करता है, तो वहां उसका जड़त्व आघूर्ण भी होता है। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इस एक्सिस के अबाउट में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट में। कितना होगा, m1r1² प्लस ये भी घूर्णन कर रहा है तो इसका भी इस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा, इसका भी इस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर लेते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहे, इसके लिए लंबवत दूरी ये रहे, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहे, R2 का स्क्वायर। सबको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर, ये दोनों के लिए निकाल दिया मैंने। क्या लिखूंगा, I बराबर m1, R1 की जगह क्या लिख दूं, RM2 अपॉन M1 प्लस M2। फिर यहां लिखा मैंने RM1 अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। I बराबर, बाहर निकालो इसको, M1 बाहर है ही, M2 बाहर आ गया, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर बाहर आ गया और R स्क्वायर भी बाहर आ गया। यहां रह जाएगा केवल एक M2 और यहां रह जाएगा केवल एक M1। सब बाहर आ गया, नीचे वाली क्वांटिटी बाहर आ गई, R स्क्वायर बाहर है, एक M2 बाहर है, एक कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा I बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। तो M1 M2 ऊपर M1 प्लस M2 को लिखेंगे म्यू, क्या लिखेंगे, म्यू R स्क्वायर। म्यू यहाँ होता है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, समानीत द्रव्यमान बोलते हैं इसको, समानीत द्रव्यमान, समानीत द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास, जिसकी वैल्यू है म्यू बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों मैंने रिड्यूस मास की डेफिनेशन भी बताई थी, दो पार्टिकल का एक मास रिड्यूस मास होता है। मैंने निकाल के भी दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का दोनों का मास जो भी है, Me है, एक का Mp है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है। 1836 गुना। आप दोनों के मास को यहाँ रख देना, Me लिख देना, Mp लिख देना, Me लिख देना, Mp लिख देना, और Mp की वैल्यू लिख देना 1836 इंटू Me। फिर देख लेना एक ही वैल्यू निकल के आती है वहां से। तो मैंने आपको बताया था रिड्यूस मास समानीत द्रव्यमान का मतलब होता है दो पार्टिकल का एक मास रिड्यूस मास हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों पार्टिकल एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो होता है रिड्यूस मास, समानीत द्रव्यमान। ये निकाल लिया मैंने, जल्दी से नोट करना चाहो तो कर लो। सर वहाँ पे M2 भी आएगा मल्टीप्लाई में सर, ऊपर से सेकंड टर्म में। ये हाँ सर, इसके बगल वाले में M2 भी आएगा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलो मिटा दूं, चलो मिटा देता हूँ। अभी देखो आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, डेरिवेशन खत्म होगा। चलो तो बच्चों आई बराबर क्या निकल आया, म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू आर स्क्वायर। एक और चीज, पार्टिकल जब रोटेट करता है
पार्टिकल जब रोटेट करता है तो आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो जाता है, कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो जाता है, कोणीय संवेग होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, वो होता है P बराबर आई ओमेगा। तो में L बराबर आई ओमेगा भी लिखा रहता है, वो आपकी मर्जी है, P लेना है कि I लेना है वो आपकी मर्जी है। L बराबर आई ओमेगा। जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो जाता है। अभी देखो m1 m2 को मिलाकर एक पार्टिकल आ गया, मतलब एक पार्टिकल की तरह। अब तो मन में बैठा लो कि m1 m2 रिड्यूस मास जो मैंने निकाला, तो दोनों पार्टिकल को मिलाकर एक पार्टिकल बन गया, एक कण मिल गया। अब वो पार्टिकल चक्कर लगा रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा। और बच्चों जब पार्टिकल रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता ही है, जड़त्व आघूर्ण। तो दोनों में ये रिलेशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और एंगुलर मोमेंटम में। एल बराबर आई ओमेगा भी लिखा रहता है कई बुकों में, और पी बराबर आई ओमेगा भी लिखा रहता है कई बुकों में, जो चाहो वो ले लो। बच्चों जब पार्टिकल रोटेट करता है ना तो उसके पास एक एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। लेकिन कंप्लीट नहीं बोला मैंने अभी। जब पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके पास एक एनर्जी रहती है जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई कण किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो उसके पास घूर्णन गतिज ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा नहीं, घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखो घूर्णन गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बड़ा डिफरेंस है। जब भी कोई पार्टिकल लीनियर डायरेक्शन में चल रहा है किसी वेलोसिटी के साथ तो वहां आएगी काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो वहां आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। जब कोई घूमेगा तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, जब कोई चलेगा किसी दिशा में तो उसकी गतिज ऊर्जा रहती है। हालांकि कई बच्चों को एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। है क्या याद? मान लो किसी को याद नहीं है तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। बच्चों ये तो याद होगा 1/2 एम वी स्क्वायर, सभी को ये तो याद पक्का है 1/2 एम। तो वी भी पता होगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। v इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू ओमेगा होता है। v लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेग, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग। तो E बराबर हम लिख देंगे 1/2 m इंटू आर स्क्वायर, ये अलग कर दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया। अब m इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? I के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जड़त्व आघूर्ण के। m इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ये इसे निकाल आता है ना। किसी को याद है डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल सकता है। तो जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला ये रहता है। यहाँ E बराबर, ये वैल्यू रखो आई की वैल्यू रखो, तो 1/2 यहाँ रखा। ओमेगा की वैल्यू निकालो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना जरा। ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा आएगा P अपॉन आई। ओमेगा रखो यहाँ पर, तो आई और P अपॉन आई का होल स्क्वायर। ओमेगा निकाल लिया, कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर, आई से एक आई कट गया तो पी स्क्वायर अपॉन 2 वाई, पी स्क्वायर अपॉन 2 वाई, पी स्क्वायर अपॉन 2 वाई। तो जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके पास भी एनर्जी रहती है। और जैसे मान लो 10 पार्टिकल घूम रहे हैं किसी एक्सिस के अलांग में, तो सबके पास अपनी अपनी एनर्जी रहेगी। वो डिपेंड करेगी सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबका एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो पार्टिकल जब रोटेट करेगा तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आ गया। क्योंकि जैसे मान लो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के नजदीक में घूम रहा है, मान लो उसके पास एनर्जी कम है, बाद वाले के पास ज्यादा है, फिर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल वहां रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सबके पास अपनी अपनी खुद की एनर्जी है। हर स्टेट में अगर एनर्जी मिलती है तो वहीं आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। यही ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी जो गुणन गतिज ऊर्जा है वो पी पर और आई पर डिपेंड करती है, आई पर और पी पर डिपेंड करती है, दोनों पर। मतलब यदि कोई बहुत सारे कण किसी द्रव्यमान केंद्र के प्रति घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी ऊर्जा होगी। इसका मतलब वहां पर घूर्णन बनकर हम देखने को मिलेगा। ये आ गया।
अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अगर किसी को याद है तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, वैसे ये लिखा रहता है बुकों में, ये लिखा रहता है अंडर रूट के अंदर एल एल प्लस वन इंटू एच कट। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एल बराबर एल एल प्लस वन एच कट। कैपिटल एल होता है एंगुलर मोमेंटम और स्मॉल एल होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये कोणीय संवेग होता है और ये कक्षीय क्वांटम संख्या होती है। कोणीय संवेग होता है, कक्षीय क्वांटम संख्या होती है। इसको कई बुकों में कक्षीय कोणीय संवेग भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मुझे ये नहीं लेना है, इस फॉर्मूले का यूज तो करूंगा लेकिन ये टर्म जो लिखे हुए हैं वो मेरे हिसाब से नहीं लिखना। मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखूंगा पी, क्योंकि मैंने पी लिया है। बच्चों यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है, तो वहां मैं उस रोटेशन को ना तो ऑर्बिटल मान रहा ना स्पिन मान रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि रोटेशन हो रहा है, बस केवल घूर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो क्वांटम नंबर लूंगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर लूंगा, घूर्णन क्वांटम संख्या, उसको जे से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग या किसी एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, वहां पर जैसे ऑर्बिटल मोशन होता था तो एल लेता था, स्पिन वाले के लिए एस लेता था, आपको मालूम है। और यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के प्रत्यय जो कण आपके घूम रहे हैं, तो उसके लिए आप कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला लिखेंगे और जे यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या के नाम से जानी जाएगी। पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये रहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। और जे यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, मैं नहीं बोल रहा कि ये वाला मोशन होगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर यहाँ रखो, ई बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रखो, जे जे प्लस वन अंडर रूट हट गया, एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आई। सभी बच्चों को मालूम है वैसे तो एच कट, किसी को नहीं मालूम हो तो याद कर लेना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड यूनिट में। एच कट होता है एच स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर। तो बच्चों मैंने यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ रखी, अंडर रूट हट गया, ये आ गया। लास्ट में फाइनली एनर्जी आपकी ये आ जाएगी, मैं उस एनर्जी को ईजे लिख देता हूँ, ईजे जे जे प्लस वन। बाकी देखो एच कट तो कांस्टेंट है और ये टू और आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कुल जड़त्व आघूर्ण। ये तो हमेशा टोटल चीज तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, टोटल चीज क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ आ जाएगा टू एच कट का स्क्वायर अपॉन टू आई, इसकी जगह मैं लिख दूंगा बी, वेयर बी इक्वल टू एच कट का स्क्वायर अपॉन में टू आई। इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट, घूर्णन नियतांक, घूर्णन नियतांक। ये कांस्टेंट है एच कट, आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुल जड़त्व आघूर्ण, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो ई जे बराबर ये आ गया, जे जे प्लस वन इंटू बी, ई जे बराबर। तो क्या किया मैंने, आई बराबर म्यू आर स्क्वायर आ गया, तो मुझे पता चल गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, कुल जड़त्व आघूर्ण। यहाँ म्यू बताता है कि दो पार्टिकल का एक ही पार्टिकल मिला है आपको, इसका मतलब वो पार्टिकल एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है, घूमता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा P बराबर आई इंटू ओमेगा। और फिर वो रोटेट करता है, घूमता है, तो उसके पास एक एनर्जी भी होगी जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर, ये साइड में लिख दिया, कैसे आएगा, वैल्यू उठा के यहाँ रखे, ई बराबर ही आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाली वैल्यू वैल्यू बच्चों मैंने कहाँ रखी, यहाँ पे रख दी और ये आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, एनर्जी लेवल्स बनाओगे सबके लिए। देखो मिटाता हूँ उसको, ये फॉर्मूला याद रखना। देखो ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 सब होती है।
जे यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी घूर्णन क्वांटम संख्या है, जिसकी वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 सब होती है। तो देखो ईजे बराबर आपका आ गया जे प्लस 1 इंटू बी, ये ईजे बराबर आ गया। अब एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। सबसे पहले जे बराबर 0, 0 रखेंगे तो 0, 0, 1 यानी बी आ जाएगा। ई 0 बराबर बी, बी की वैल्यू आपको मालूम है, मैंने शॉर्ट में करने के लिए आपको ये बता दिया है। बी की वैल्यू वैसे आपको मालूम है, वैल्यू रखना चाहो वैल्यू भी रख सकते हो। फिर रखते हैं जे बराबर 1, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1, 1, 1, 2, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लेना, 2 भी आ जाएगा, बी मालूम है हमें। स्केल से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके ये बनाते हैं। 2 रखो, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखा तो 2, 2 प्लस 1 यानी 3, 6 आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। जे बराबर 2 और यहाँ आ जाएगा E2 बराबर 6B। कितने का डिफरेंस लेना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर का। फिर मैं यहाँ रखता हूँ 3, 3 रखूंगा तो 3, 3, 12, 12 आ जाएगा। फिर डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा। सर जे इक्वल टू 0 रखने पर 0 नहीं आएगा? बस यही तो मैं देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 12 भी किया गया। जे इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। जे इक्वल टू 0 पर मतलब 0, रोटेशनल क्वांटम नंबर घूर्णन क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, ये भी 0। 1 रखो, अब भले चेक कर लो तो पूरा से 1 रखेंगे तो 2 भी, 2 रखेंगे तो आपका 6 भी, और 3 रखेंगे तो आपका 12। डिफरेंस आप 2 का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे, मैं पहले ही बता दिया था, और 6 का बनाएंगे। अब बताओ हर लेवल्स में, मतलब जे रोटेशनल क्वांटम नंबर को बता रहा है, जब कोई पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब एंगुलर मोमेंटम होता है तो क्वांटम नंबर भी आता है। ये मैंने पहले बता दिया था आपको, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन बताया था। जब भी कोई कोई कण घूमता है, कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उसका कोणीय संवेग होता है, और कोणीय संवेग होता है क्वांटम संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो सबके पास अपनी अपनी एनर्जी है, सबके पास अपनी अपनी एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब रोटेट कर रहा होगा तो वहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा यानी घूर्णन वर्णक्रम को प्रदर्शित कर रहा होगा। तभी तो सबके पास अपनी अपनी एनर्जी है खुद की, ये, और सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन एनर्जी बढ़ती जाएगी, और उनका डिफरेंस भी जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, उनका जो डिफरेंस है बीच का वो भी बढ़ता जाएगा। ये होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब इसके लिए भी कंडीशन है कि दो स्टेट के बीच में इलेक्ट्रॉन का या पार्टिकल का ट्रांजिशन कब पॉसिबल है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लो कि सब बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन कौन से पार्टिकल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं और किस किस स्टेट के बीच में करते हैं, उसके लिए भी कंडीशन होती है। घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त करने के लिए क्या नियम होता है वो सुन लो। वही पार्टिकल या वही इलेक्ट्रॉन रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर डेल्टा जे में जो चेंज है वो +-1 के बराबर हो। वही कण घूर्णन वर्णक्रम को व्यक्त कर सकता है जिसके पास घूर्णन क्वांटम संख्या डेल्टा जे के मान में जो परिवर्तन है वो +-1 होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा ये दोनों रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इन दोनों के बीच रोटेशनल स्पेक्ट्रा पॉसिबल है क्या? घूर्णन वर्णक्रम पॉसिबल है क्या? हाँ है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 1। चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, क्या फर्क पड़ता है, -1 भी। मैंने आपसे कहा इन दोनों के बीच में पॉसिबल है क्या?
इधर से हो चाहे इधर से हो, आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक आना है, एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा कितना? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, या फोटोन की एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कितनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, या कितनी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? इनके डिफरेंस के बराबर। और मैंने आपको पहले ही जो लॉ बताया था उसका, बोर का एटॉमिक लॉ, तो मैंने बताया था कि दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन तब पॉसिबल होता है जब उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, जब एनर्जी का डिफरेंस है वो एच न्यू के बराबर हो। या ऐसा बोल सकते हैं कि दो स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, तो जिस डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट होती है, जैसे मैंने नहीं बताया था ई पी माइनस ई एन बराबर एच न्यू, तो मैंने ये बोल दिया कि आपसे कि दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल तब होता है जब रोटेशनल क्वांटम नंबर है, घूर्णन क्वांटम संख्या इतनी होगी। कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब या इमिट करके फोटोन या पार्टिकल यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इतनी एनर्जी एच न्यू। वो एनर्जी किसके बराबर मानते हैं अपन? एच न्यू के बराबर। फोटोन की एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा या यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा वो? कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्या रोटेशनल स्पेक्ट्रा पॉसिबल है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? डिफरेंस क्या हो गया? 1 और 3 का डिफरेंस 2, तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद देखो, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए कंडीशन क्या होती है? घूर्णन विवर्तन के लिए वही इलेक्ट्रॉन या वही पार्टिकल घूर्णन विवर्तन को या रोटेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनकी रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी घूर्णन क्वांटम संख्या का जो डिफरेंस है वो इतना होगा। जैसे इनके बीच पॉसिबल है, इनके बीच पॉसिबल है, इनके बीच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या है? बढ़ गया है। यहाँ 1 है, यहाँ 3। उसके बाद इसको हटाते हैं, बस एक छोटा सा डेरिवेशन और इसी में मिटा देता हूँ। चलो मिटाते हैं। अब मैंने मान लिया कि दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। कौन कौन सी स्टेट के बीच में? वो अपनी मर्जी से मानो, जनरल लेना, जनरल। मान लो दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, जे के बीच में और J-1 के बीच में। ऐसे लोग हैं ना, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, फिर पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ अपन J और J-1 के लिए निकाल के देखते हैं, ट्रांजिशन हो रहा है तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? EJ माइनस का EJ-1। और वो एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर। आप पढ़ चुके हैं पहले। EJ कितना होगा बच्चों? EJ अभी बताया था, मैंने आपको बताया था EJ की वैल्यू होती है J+1 इंटू बी, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ रख दो, EJ की जगह रखेंगे J+1 इंटू बी माइनस EJ-1 की जगह क्या रखेंगे? J की जगह रखा J-1 और यहाँ J की जगह रखा J-1+1 इंटू बी बराबर एच। जरूरी नहीं है J और J-1 लो, J-1 J-2 ले लो, J+1 ले लो, जो भी आपको आपको अच्छा लगता है, बट सर यहाँ एनर्जी का पे जो डिफरेंस। जे इक्वल टू 0 रख दें तो सर ये तो फिर 0 0 -1 नहीं हो जाएगा मेरे? 0-1 क्या? सर जैसे अपन जी इक्वल टू 0 ले लें तो फिर सर 0 से -1 में नहीं हो जाएगा? -1 में कैसे होगा फिर? अभी बता देता हूँ आपको। J-1 के बीच में पहले निकालते हैं इसको। तो देखो J इसकी वैल्यू रखी आपने, इसकी वैल्यू रखी, इसमें देखो कैंसिल करना जरा, J+1 बी, और कैंसिल करो कितना? 1 से 1 कैंसिल हो गया, J और J-1 इंटू बी बराबर एच न्यू। इसमें से कॉमन निकालो, J भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा? J+1 माइनस का J प्लस का 1 और इंटू में बराबर में एच न्यू, बराबर में एच न्यू। तो मैंने J भी कॉमन निकाल लिया, J भी कॉमन निकाल, J+1 बचा माइनस का J प्लस का 1। ठीक, J से J कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1 1 2 हो जाएगा।
तो 2JB बराबर आ जाएगा एच न्यू। तो यहां से आ जाएगा 2JB बराबर एच न्यू आ गया, तो न्यू बराबर आ जाएगा 2JB अपॉन में 2JB, हाँ 2JB अपॉन में एच। ठीक है, एक चीज। और दूसरा देखो जल्दी से इसी के, मान लो ट्रांजिशन हो रहा है आपका J-1 से J-2 में, J-1 से J-2, जो भी लेना है आपको वो ले सकते हो। तो देखो क्या आने वाला है, डेल्टा ई बराबर, इस तरीके से आप जो भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। डेल्टा ई बराबर लिखेंगे EJ-1 माइनस का EJ-2, डिफरेंस वही रहेगा एच जो बराबर J-1 से कहा हो रहा है J-2 में। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे EJ-1 की जगह देखो यहाँ पर J-1 रखेंगे, यहाँ पर J-1, J की जगह कितना रखना है J-1, और यहाँ J की जगह J-1 रखो तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा J। देखते जाना गलत ना हो जाए बस। और इनटू में कितना है, B है, B है। J की जगह J-1 रखा, J की जगह J-1 प्लस में गया माइनस का, फिर रखो J-2 रखना, तो J-2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ रखो J-2 रखेंगे तो J-1 आ जाएगा, इनटू में B आ जाएगा, गलत ना हो देखते जाना है एच में। इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है J-1 कॉमन आ गया इनटू B, J-1 कॉमन आ गया इनटू B। क्या बचा आपका, यहाँ J बचा माइनस का J और प्लस का 2 बराबर में एच न्यू। देखो J-1 कॉमन आ जाएगा, J B भी आ गया, J बचा माइनस का J प्लस का 2, तो यहां से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू बराबर आ जाएगा यहाँ से J-1 इंटू बी अपॉन में एच। एच को डिवाइड में ले आए, ये आ गया, 2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, बी 2 भी इंटू आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा ना, 2 भी आ जाएगा, ठीक है 2 भी आ जाएगा। ये देखो अब देखना जरा ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ। देखो कहाँ से ट्रांजिशन हुआ, J से, किस में हुआ J-1 में, तो यहाँ J आ गया। कहाँ से ट्रांजिशन हुआ J-1 से, किधर हुआ J-2 में, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब जिस स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम आ रही है। देखो J से J-1 में हुआ तो J के लिए फ्रीक्वेंसी J आ जाएगा उस पर। J-1 से J-2 में हुआ तो फ्रीक्वेंसी आपकी J-1 के बराबर आ जाएगी, वही की वही आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी आप बोल रहे हो कि 0 रखेंगे तो यहाँ 0 से 0-1 हो गया, उससे उस पर डेरिवेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0 से 0 यहाँ जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं अपन, J की वैल्यू जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं, तो J की वैल्यू J से J-1 है जैसे मान लो, तो जरूरी नहीं है J से J-1 लिया है तो आपको यहाँ पर J की जगह 0 ही रखना है, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो यहाँ J से J-1 का ये नहीं कि 0 से ही स्टार्ट करना है आपको, J को 1 से कर दो, 2 से, वो ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट से सेकंड में हो रहा है या सेकंड से फर्स्ट में हो रहा है, तो J की वैल्यू जो भी होती है फर्स्ट से सेकंड ले लेंगे। मान लो फर्स्ट से वो सेकंड से थर्ड में हुआ, थर्ड से सेकंड में हुआ, फिर J की वैल्यू 2 और 3 हो जाएगी। पॉसिबल तो है ना, जैसे 3 से 4 में पॉसिबल है, तो J की जगह 3, अगला वाला 4, और मान लो 2 और 3 है तो 2 और 3, ऐसा है। तो जहां पर अगर आप J और J-1 लेते हैं तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको J की जगह 0 ही रखना पड़ेगा। 1 से शुरू कर दो, 2 से शुरू कर दो, 3 से शुरू कर दो। बस दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजिशन निकालना है तो दोनों स्टेट कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार। जैसे जरूरी नहीं है कि मैं J-1 ही लूं, मैं J+1 J+2 ले सकता था। तो जो भी आपको लेना है उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी, आवृत्ति मिलती जाएगी। और अगर आपको वेव नंबर निकालने को पूछता है, वेव नंबर, तो बच्चों वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इक्वल टू, क्या होता है वेव नंबर का फॉर्मूला, पहले तो वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। मान लो अगर आपसे पूछा तो C बराबर एक फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, तो यहां से लैम्डा निकालना C अपॉन न्यू,
तो न्यू की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ रख देना, कितना आ जाएगा HC अपन में 2 जलेबी, यहाँ की 2 जलेबी। और वेव नंबर निकालना है, तरंग संख्या, तो क्या करोगे, वेव नंबर क्या होता है 1/λ के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 2 जलेबी बटे HC। जो भी पूछता है, जैसे फ्रीक्वेंसी पूछा आपसे कि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकाल देना, आपसे पूछा वेवलेंथ करंट दर कितना होगा, तो C बराबर न्यू लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर C अपन न्यू आ जाएगा। तो आपसे वेव नंबर यानी तरंग संख्या पूछता है तो ये आ जाएगा। ट्रांजिशन कहीं से भी कहीं कर लो। अब कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। आज मैं इतना कराऊंगा और नोट्स भी भेज दूंगा आपको। बोलो। ऑफलाइन में तो मालूम है ये वाली जो क्लास, ये जो मैंने जितना आज बताया वो कम से कम 2 टर्म में होता है कम से कम। इसीलिए कभी जैसे मान लो क्लास ऑफ भी हो जाती है ना, तो आप टेंशन ना लिया करें कि घबराया मत करो कि भाई आज छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिलेबस सब टाइम पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक पूछो। क्या है डाउट लास्ट में बता दें तो ज्यादा अच्छा रहता है, बीच में फिर पूरा बैच डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो पढ़ नहीं पाते। अच्छा, कई बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, अरे क्लास छुट्टी कर दी। नहीं, इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें डायग्राम वही वाला बनेगा जो मैंने डायग्राम बनाया था ना अभी आपको, एक ही डायग्राम बन जाएगा बस, उसी से ठीक है। जो अभी जो डायग्राम इससे पहले बनाया था वही डायग्राम रहेगा, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है आपको। चाहे उसको उधर बना दो चाहे इधर बना देना, आपकी जहाँ मर्जी करें।